हेलो दोस्तों, मैं जयशंकर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थिव ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं और जितने भी मुख्य अलंकार हैं, मतलब कि ऑल टू ऑल अलंकार इस वीडियो में हम कवर करें। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से यह भी बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे कि हम अलंकार को पहचानेंगे कैसे। सभी ऑल टू ऑल अलंकार को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अलंकार का दोस्तों यदि हम संधि विच्छेद करें, ठीक है, अलंकार का यदि हम दोस्तों संधि विच्छेद करें तो ये हमारा टूट जाएगा अलम प्लस कार में। किस में टूटेगा? तो अलम प्लस कार में टूट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अलम का क्या अर्थ होता है हमारा? तो अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, जैसे आभूषण या गहना यहाँ पर अलम का अर्थ होता है। मतलब कि जैसे कि महिलाओं में देखा जाए यदि, तो महिलाएं क्या होती है, औरतें क्या होती हैं कि अपने जो कि तन पर आभूषण पहनी होती है, गहना पहनी होती है, जैसे कि चूड़ी हो गया, पायल हो गया, कंगना हो गया, ये सब क्या है? ये सब महिलाओं के आभूषण है। ठीक ठीक उसी प्रकार, ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जो कि हमारे हिंदी में काव्य या पद्य के जो आभूषण जो गहना होते हैं वो क्या होता है? तो अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? अलंकार होता है हमारे हिंदी में। पद्य यानी काव्य का आभूषण या गहना क्या होता है? तो हमारे अलंकार ही होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, किसकी? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो उपकरण होते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार दोस्तों जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हो गया एक हो गया शब्दालंकार और एक हो गया हमारा अर्थालंकार। एक क्या हो गया? शब्दालंकार और एक क्या हो गया? अर्थालंकार। और दोस्तों तीसरा नंबर पर जो आता है हमारा ना, वो होता है हमारा उभया अलंकार। क्या कौन सा होता है? उभया अलंकार। ठीक है, ये हमारा थर्ड नंबर का अलंकार है, उभया अलंकार, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों अलंकार, जबकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उभय अलंकार। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार किसे कहते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, की बात करें तो शब्दालंकार पहले देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर शब्दों में कहा, दोस्तों जहाँ पर शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहां पर क्या होता है? शब्दालंकार। और जहाँ पर अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहाँ क्या होता है? हमारा अर्थालंकार होता है। बस इतनी सिंपल सी बात दोस्तों जान लेना कि जहाँ पर शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ शब्दालंकार में चमत्कार पाया जाए, और जहाँ अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहां पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। बस सिंपल सी दोस्तों बात जान लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ मुख्य अलंकार जो कि इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही बताया था कि हम ऑल इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट अलंकार है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वही है, कुछ मुख्य अलंकार को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट अलंकार आता है वो आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार आता है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए, जहां पर किसी वर्ड की आवृत्ति, किसकी? वर्ड की आवृत्ति, ठीक है, तो जहां पर किसी वर्ड की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आती है वर्ड की, कि वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ड वो होता है दोस्तों जिसका कि दो टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसको कि दो टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सके, या जिसका दो टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर से हम बात करें तो जिसको कि तोड़ा ना, जैसे कि वही क्या होता है? वर्ड होता है। जैसे हमारा स हो गया, ह हो गया, र हो गया, ज हो गया, च हो गया, ये सब क्या है? हमारे वर्ड हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, बाकी और शब्दों को, ठीक है, और शब्दों को हम तोड़ सकते हैं, तोड़ा जा सकता है, शब्दों को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ड जो हमारे होते हैं उनको हम नहीं तोड़ सकते हैं। वही क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार जहां पर किसी वर्ड की आवृत्ति क्या होता है? कि जहां पर किसी वर्ड की आवृत्ति क्या
एक या एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और ये दोस्तों 5 प्रकार के हमारे होते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इन्हें भी फटाफट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला है हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा है, वृत्यानुप्रास अलंकार। तो दोस्तों जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति, एक वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना, एक वर्ड की बात हो रही है, तो जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, मतलब एक बार ना हो, एक से अधिक बार, चाहे जितनी भी बार हो, वहां पर क्या होता है, हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे में हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल दिया है, वो क्या दिया है, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, देखिए यहाँ पर र वर्ड की जो आवृत्ति हो रही है, वो एक से अधिक बार हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए दोस्तों यह हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास में कौन सा, वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल की। तो हमारे हरियारे लिखा है यहाँ पर, हमारे हरियारे। तो हमारे हरियारे, तो यहाँ पर ह वर्ड की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ह वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वृत्यानुप्रास अलंकार। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को दिमाग में एकदम धस गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आगे हमारा छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा है, छेकानुप्रास अलंकार। देखिए छेकानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे, तो जहाँ काव्य में एक वर्ड की आवृत्ति केवल एक ही बार हो। ठीक है, कितनी बार हो, तो जहाँ काव्य में एक वर्ड की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, वहां पर क्या होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर विजयी, विजयी में यहाँ पर आ रहा है वह। ठीक है, इस वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, एक ही बार हो रही है यहाँ पर केवल। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा में एक वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, केवल एक ही बार हो रही है यही। ठीक है, यही जो हमारी आवृत्ति हो रही है, केवल एक ही बार हो रही है आवृत्ति, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यहाँ पर ब, यहाँ पर अब ब वर्ड की आवृत्ति जो हो रही है वो कितनी बार हो रही है, तो एक ही बार यहाँ पर हो रही है हमारी ब वर्ड की आवृत्ति। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, तो ये अलंकार हमारा कौन सा हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब वर्ड की जो आवृत्ति हो रही है वो केवल एक ही बार यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ब के बाद जो ब आया वो केवल एक ही बार आया, इसलिए एक ही बार हमारी आवृत्ति ब वर्ड की हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे, तो जहाँ जहाँ काव्य में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाली ध्वनियों की आवृत्ति होती है, वहाँ क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हमारा होता है। ठीक है, गढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर उदाहरण जो दिया है वो दिया है, तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान देना कि आप लोग यहाँ पर बोलकर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा जीभ है, जो जिह्वा है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जीभ है, वो जब हम बोल रहे हैं कि तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो यहाँ पर ये हमारा जो जीभ है वो हमारे दांतों पर आकर बार बार लड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दंत ध्वनियों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे बोलकर देखिएगा, तो यहाँ पर हमारा जो जीभ है वो बार बार दांत से टकरा रहा है, बार बार लड़ रहा है, तो यहाँ पर अ, कौन सी ध्वनियों की आवृत्ति हो रही है, तो हमारी दंत ध्वनियों की आवृत्ति हो रही है ना, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कौन सी ध्वनियों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर दंत ध्वनियों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे हमारा लटानुप्रास अलंकार कौन सा है, लटानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो दोस्तों लटानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे, तो जहाँ पर थोड़े परिवर्तन के साथ, कहाँ पर, जहाँ पर थोड़े परिवर्तन के साथ पूरी की पूरी पंक्ति, ठीक है, जहाँ पर थोड़े परिवर्तन के साथ पूरी की पूरी पंक्ति की आवृत्ति हो, वहाँ क्या हो जाएगा, लटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ थोड़े परिवर्तन के साथ पूरी की पूरी पंक्ति की आवृत्ति हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, लटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। देखिए दोस्तों यहाँ पर केवल है सबूत, यहाँ पर लिख दिया है, और नीचे क्या जो नीचे वाली हमारी पंक्ति है, नीचे वाली पंक्ति में क्या लिख दिया है, कपूत।
ठीक है, यहाँ पर सपूत, यहाँ पर कपूत लिख दिया है। केवल थोड़ा ही परिवर्तन किया है और थोड़े से परिवर्तन के साथ क्या हो रही है, यहाँ पर हमारी जो पूरी की पूरी जो पंक्ति है वो हमारी परिवर्तित हो जा रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो लटानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, शांति से जाना, पेपर में अगर आ जाए ऐसा कोई जहाँ पर कि जहाँ पर कि थोड़े ही परिवर्तन के साथ पूरी की पूरी पंक्ति जो है कि पूरी की पूरी पंक्ति की आवृत्ति हो, वहां पर सीधे मार देना भैया लटानुप्रास अलंकार, वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है अनुप्रास अलंकार में अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, 5वें नंबर पर है अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे, तो जहाँ काव्य में पंक्ति के अंत में आने वाले वर्णों की आवृत्ति, जहाँ काव्य में पंक्ति के अंत में आने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे में जैसे में यहाँ पर दोस्तों उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे में यहाँ पर दोस्तों उदाहरण दिया है हमारा कि माह कह एक कहानी, राजा था या रानी। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर लास्ट में हमारा वर्ड जो जिस वर्ड की आवृत्ति हो रही है वो कौन सा है, हमारा न है। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर भी हमारा जो लास्ट में आवृत्ति किसकी हो रही, न की हो रही है। मतलब दोनों में न न आ रहा है लास्ट में, तो यही क्या हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार। यहाँ पर अंत्या से समझ जाइए कि अंत में यदि वर्ड की आवृत्ति हो रही है, किसी भी वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आंख मूंद कर जाना, टिक मार कर चले आना। ठीक है, यही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अलंकार की बात करते हैं। ये हमारा अनुप्रास अलंकार पूरा खत्म हो गया। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर यमक अलंकार। ठीक, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और प्रत्येक के अर्थ क्या हो दोस्तों, भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। इतनी बात समझ में आई। जैसे उदाहरण में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, तेरी बरछी ने बरछीनी है खलन के। तेरी बरछीने है खलन में, देखिए यहाँ पर बरछीने, यहाँ पर बरछी है ना, आया है ना, तो बरछी ने बरछी, बरछी बरछी शब्द यहाँ पर मिल रहा है ना। केवल क्या है, यहाँ पर इसके अर्थ जो है, यहाँ पर इसके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर है केकी रौ की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। तो एक जगती का अर्थ होगा जगत, और दूसरी जो हमारी जगती का अर्थ होगा वो होगा द्वारिका। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके ये शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग हो जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर तीसरे एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर लिखा है खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। तो यहाँ पर दोस्तों एक ये जो यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा है कुल, इस कुल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस कुल का अर्थ हो जाएगा दोस्तों हमारा समस्त या सब। ठीक है, समस्त या सब हो जाएगा। और इस वाले कुल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस वाले कुल का हमारा जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वंश। ठीक है, वंश। और एक जो हमारा सॉरी, यहाँ पर इस वाले कुल का अर्थ दोस्तों वंश नहीं होगा, इस वाले कुल का अर्थ हो जाएगा किनारा या तट। ठीक है, और इस वाले जो कुल का अर्थ होता है दोस्तों, इस वाले कुल का हमारा अर्थ हो जाएगा क्या, वंश हो जाएगा, वंशज वाला वंश। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके अर्थ जो हैं यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ काव्य में एक शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार हो, कितनी बार हो, जहाँ काव्य में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, किंतु अलग अलग संदर्भों में। ठीक है, किंतु अलग अलग संदर्भों में उसके अर्थ बदल जाते हो, वहाँ क्या होता है, हमारा श्लेष अलंकार होता है।
जैसे हम दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एग्जाम्पल जो दिया है, यहाँ पर दिया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का जो अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में वो क्या है, तो इसका मतलब है विनम्रता, मतलब मनुष्य पानी की तरह। रहीम जी क्या कर रहे हैं, तो रहीम जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य हमेशा विनम्रता मतलब पानी की तरह होना चाहिए। तो व्यवहार जो होना चाहिए वो किसकी तरह होना चाहिए, तो पानी की तरह सरल होना चाहिए, ठीक है। मोती की संदर्भ में यदि बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर चमक, चमक की आभा या तेज से यहाँ पर इसका तात्पर्य है चमक। चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है, किसके बिना, तो चमक के बिना मोती का मूल्य नहीं होता है। तो यहाँ पर चमक से पानी का तात्पर्य है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर चून, चून माने होता है चूना, तो चूने की अगर से बात करें तो दोस्तों जब जब पानी को हम चूने में डालते हैं तो वो कैसा होता है, वो खौलने लगता है ना, खौलने लगता है। तो यहाँ पर इसका यही इन तीनों का मतलब कि अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर शब्द है एक ही पानी, लेकिन यहाँ पर अगर तीनों के इस संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर तीनों के संदर्भ में पानी का अलग 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 जो है कि अर्थ निकल कर आ रहा है, ठीक है। तुम कौन घो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहूं पे देहूं छटांग नहीं। यहाँ पर जो पाठी का अर्थ है, यहाँ पर भी पाठी का अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है गुन ते लेत रहीम जन सलिल कूपते काढ़ी, कुपहू से कहूँ होत है मन काहू को बाढ़े। दोस्तों यहाँ पर भी अलग अलग संदर्भों में अलग अलग सबका अर्थ हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट अलंकार है वो है हमारा उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार सबसे पहले देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। तो जहाँ काव्य में, जहाँ पर काव्य में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ पर काव्य में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी पहचान क्या होती है, तो यहाँ पर प्रायः सा से जैसा सम सरिस शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ पर ये सा आ जाए, से हो जाए, जैसा हो जाए, सम आ जाए, सरिस हो जाए, और जहाँ पर ये संयोजक चिन्ह आ जाए, ये वाला डैश वाला जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर जहाँ पर संयोजक चिन्ह आ जाए और सा से जैसा सम सरिस शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर ये जो ट्रिक है ना, जहाँ पर पंक्ति में संयोजक चिन्ह वही बताया ना डैश वाला, तो जहाँ पर पंक्ति में संयोजक चिन्ह और सा से सम सरिस ये सब शब्द आ जाए वहाँ पर क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। दोस्तों उदाहरण है पीपल पात सरिस मंडोला। तो देखिए पीपल और पात के बीच में संयोजक चिन्ह हमारा आ रहा है और यहाँ पर सरिस भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी सरिस है, इसमें भी दिया है, ठीक है। तो पीपल पात सरिस मन डोला, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, तो ये कौन सा हमारा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर पीपल और पात के बीच में हमारा संयोजक चिन्ह आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सरिस, सरिस जो पहचान है यहाँ पर सरिस, तो यहाँ पर भी देखिए सरिस है दिया है, ठीक है, नियम में। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दिया है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो चंद्रमा यहाँ पर आ गया सा, ठीक है। चंद्रमा सा के बीच में जो हमारा है वो क्या है, संयोजक चिन्ह है, तो यहाँ पर भी सा है, ठीक है। तो मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो मतलब ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है कर कमल सा कोमल, कर कमल सा कोमल है, ठीक है। कर कमल सा कोमल है, यहाँ पर भी सा आ रहा है और बीच में क्या आ रहा है, संयोजक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 5वें नंबर पर है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा में दिया गया है यहाँ पर कि जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की, जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, क्या बताई जाए, संभावना बताई जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ प्रायः किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, तो यहाँ प्रायः मनो मानो जनो जानो जनहु मनहु आदि शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। और दोस्तों उदाहरण है इसका, सोहत उड़त पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रयो प्रभात, ठीक है। तो यहाँ पर मनो, मनो आया ना, देखिए
यहाँ पर जनऊ मनऊ मनो मानो जनु जानो बताए थे ना, यहाँ पर मनऊ आया, मतलब ये कौन सा अलंकार है हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, छठे नंबर पर है रूपक अलंकार, कौन सा, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर लिखा है, जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का, ठीक है, जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का अभेद अभेद या भेद रहित आरोप बताया जाए, क्या बताया जाए, तो आरोप बताया जाए, वहां पर क्या होता है हमारा, रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अगर उदाहरण की दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो चरण कमल बंदो हरिराई, क्या, चरण कमल बंदो हरिराई, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। ठीक है दोस्तों, दो शब्दों के बीच में संयोजक चिन्ह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सा से सम सरिस, ठीक है, ये सब नहीं आ रहा है। यहाँ पर सा से सम सरिस ये सब नहीं आ रहा है, बस केवल संयोजक चिन्ह आ रहा है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, पर हमारा जो अलंकार होगा दोस्तों वो होगा हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रतीप अलंकार, कौन सा, प्रतीप अलंकार। ठीक है दोस्तों, प्रतीप अलंकार का परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जहाँ प्रसिद्ध उपमेय उपमान और उपमान उपमेय के रूप में वर्णित हो, वहां पर क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, उसी तपस्वी से थे देवदारू दो चार खड़े। ठीक है, उसी तपस्वी से थे देवदारू दो चार खड़े, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है हमारा प्रतीप अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो उपमेय है वो उपमान, और उपमान जो है उपमेय के रूप में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसका यही पहचान है, किसका, प्रतीप अलंकार का यही पहचान है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट अलंकार। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो अलंकार है वो है हमारा अनन्वय अलंकार, कौन सा, अनन्वय अलंकार। तो अनन्वय अलंकार का परिभाषा, जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही क्या मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाए, वहाँ क्या होता है, अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे में हो जाएगा हमारा राम से राम सिया से सिया। ठीक है, राम से राम सिया से सिया, यही इसका एग्जाम्पल है अनन्वय अलंकार। यहाँ पर उपमान के अभाव में क्या मान लिया गया है, राम को ही सिया मान लिया गया है, और सिया को ही सिया मान लिया गया है। ठीक है, मतलब कि उपमान के अभाव में उपमेय को ही क्या मान लिया गया है, उपमान मान लिया गया है। वही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, राम से राम सिया से सिया। तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अनन्वय अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट अलंकार, संदेह अलंकार। ठीक है, जहाँ पर शंका हो, संदेह हो, वो कौन सा अलंकार कहलाएगा, तो हमारा संदेह अलंकार कहलाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों इसका देख लेते हैं परिभाषा। यहाँ पर परिभाषा है दोस्तों, जहाँ काव्य में अत्यधिक समानता के कारण, इसके तो जहाँ काव्य में अत्यधिक समानता के कारण यह निश्चित ना हो पाए कि उपमेय कौन है। ठीक है, संदेह हो रहा है कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है, संदेह हो रहा है कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है, वहां पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। मतलब जहां पर शंका आ जाए, जहां संदेह हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो हमारा हो जाएगा संदेह अलंकार। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, दोस्तों जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहां पर जब द्रौपदी जी का साड़ी खींचा जा रहा था, तब यहाँ पर कवि जी लिखते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नारी बीच सारी है कि सारी में नारी है, मतलब सारी में नारी है कि नारी में सारी है। यहाँ पर संदेह हो रहा है कवि को, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर नेक्स्ट अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, कौन सा, भ्रांतिमान अलंकार, मतलब यहाँ पर भ्रमित कर रहा है, वहां पर संदेह हो रहा था संदेह अलंकार में, और यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार में क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार में होगा कि आपको भ्रमित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर इसका परिभाषा। तो यहाँ पर परिभाषा दिया है, जहाँ काव्य में जहाँ काव्य में अत्यधिक समानता के कारण उपमान को भ्रमवश मतलब भ्रम में उपमेय मान लिया जाए, उपमान को भ्रमवश उपमेय मान लिया जाए,
वहाँ क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर आज पिंजरे का सुख हुआ मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है। तो यहाँ पर ब्रह्म में, यहाँ पर ब्रह्म की बात हो गई। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो 11 नंबर पर है वो है हमारा अति संयुक्ति अलंकार। कौन सा अति संयुक्ति अलंकार, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका परिभाषा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा में लिखा गया है, जहाँ काव्य में भाव या घटना, जहाँ काव्य में भाव या घटना की प्रबलता को प्रस्तुत करने के लिए लोक व्यवहार के अति नियमों का, मतलब कि लोक व्यवहार के नियमों का जो है अतिक्रमण करते हुए बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करें, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब कि जो कवि इसमें होगा यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करेगा, जो नहीं होगा, जैसे कि जो हुआ भी नहीं होगा यहाँ पर कवि क्या करेगा, उसको भी वहाँ पर लिख देगा, मतलब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर देगा। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात कह देगा, यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाए, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वही हमारा क्या होगा, अति संयुक्ति अलंकार में आएगा या अति संयुक्ति अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब कि हनुमान के पूंछ में आग लगने ही नहीं पाया, मतलब लगा ही नहीं, हनुमान के पूंछ में आग लगा ही नहीं। सगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग, हनुमान के पूंछ में आग लगा भी नहीं कि सगरी लंका जर गई, सारा लंका भी जर गया और सभी निशाचर मतलब सभी राक्षस भी क्या हो गए, भाग गए। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है ना, तो ये किस में आएगा, अति संयुक्ति अलंकार में आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा है 12 नंबर पर दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार किसे कहेंगे, तो जहाँ काव्य में पहले वाक्य के दृष्टांत के रूप में, जहाँ काव्य में पहले वाक्य के दृष्टांत के रूप में दूसरे वाक्य का प्रयोग किया जाए, वहां पर क्या होगा, दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, यहाँ पर दोस्तों समझते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है, बसे बुराई जस्तर ताही को सम्मान, भले भले कह छोड़िए छोटे अग्रह जपदान। बसे बुराई जस्तर ताही को सम्मान, भले भले कह छोड़िए छोटे ग्रह जपदान। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट अलंकार। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।